नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे ओशो की 10 बातें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। ओशो रजनीश एक ऐसा नाम जो अध्यात्म की दुनिया में हमेशा चर्चा में रहा और हाँ, अक्सर विवादों में भी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनके विचारों ने लाखों लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। उनकी बातें कई बार हमारी जो पारंपरिक सोच है, हमारी कंडीशनिंग्स, उनको सीधी चुनौती देती हैं, पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई हैं। सही कहा आपने। उनकी शिक्षाएं, वो कहते हैं ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाली हैं। आज हम उनकी ऐसी ही 10 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें नहीं है, बल्कि इनमें वाकई जीवन को देखने का नजरिया बदलने की क्षमता है। कोशिश रहेगी कि इनके पीछे की मूल विचार को पकड़ें और देखें कि आज ये हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं पहले सूत्र से। ये शायद ओशो की सबसे जानी पहचानी शिक्षा है, वर्तमान में जीना, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल लगता है, नहीं? हमारा दिमाग तो या तो अतीत की गलियों में भटकता रहता है या भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है। तो ओशो का असल में मतलब क्या था इससे? क्या विचारों को पूरी तरह रोक देना? हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। ओशो का जोर विचारों को रोकने पर नहीं था, बल्कि उनके प्रति जागरूक होने पर था, साक्षी बनने पर। उनका कहना था कि मन एक ट्रैफिक की तरह है ना? विचार गाड़ियों की तरह आ जा रहे हैं। समस्या ट्रैफिक नहीं है, समस्या ये है कि हम हर गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं या उनसे लड़ने लगते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब है सड़क के किनारे खड़े होकर उस ट्रैफिक को बस देखना, बिना उसमें उलझे। अच्छा, मतलब विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करना है, साक्षी भाव। पर इसका फायदा क्या है? अगर हम अतीत के अनुभवों से सीखते हैं और भविष्य की प्लानिंग करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? वो तो जरूरी है ना? गलत कुछ नहीं है, हाँ, जरूरी भी है। लेकिन ओशो इशारा कर रहे थे कि हम अपना ज्यादातर जीवन वहां और तब में बिता देते हैं, जबकि असल जिंदगी तो यहाँ और अभी घट रही है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, चाहे आप चाय पी रहे हो, किसी से बात कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो, तो आप पूरी तरह जीवित होते हैं। उस जागरूकता में चिंता और डर के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि वो ज्यादातर अतीत या भविष्य से जुड़े होते हैं। ये माइंडफुलनेस का कोर है। पर ओशो इसे सिर्फ एक टेक्निक नहीं मानते थे, बल्कि जीने का आधार मानते थे। असली शांति विचारों के अभाव में नहीं, उनके साक्षी होने में है। ये दिलचस्प है। साक्षी भाव, इस पर और सोचना होगा। अब इससे जुड़ा हुआ ओशो का दूसरा सूत्र तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। खुद को बदलो मत, स्वीकार करो। सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये तो पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के खिलाफ जाता है, जो हमें लगातार बेहतर बनने, खुद को बदलने के लिए कहती है। क्या ये एक तरह से सुधार की कोशिश छोड़ देने जैसा नहीं है? हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी, पैराडॉक्सिकल जरूर लगता है। समाज और ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जगत है, हमें यही सिखाता है कि हम में कुछ कमी है, हमें खुद को फिक्स करना है ना? ओशो मानते थे कि ये सोच ही हमारे दुख का बड़ा कारण है। ये हमें एक स्थायी हीन भावना, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रखती है। उनका कहना था, आप जैसे भी हैं, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों, शक्तियों और कमजोरियों के साथ आप इसी क्षण में पूर्ण हैं, यूनिवर्स की एक यूनिक अभिव्यक्ति हैं। पर अगर हम खुद को यूं ही स्वीकार कर लें तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? आलस नहीं आ जाएगा? हाँ, तो यही ओशो का इनसाइट काम आता है। वो कहती थी कि जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, खुद को कोसना बंद कर देते हैं और पूरी तरह से बिना शर्त के खुद को स्वीकार करते हैं, तो एक गहरी आंतरिक शांति, इनर पीस पैदा होती है। अच्छा। इस स्वीकृति से जो ऊर्जा बचती है, वो जबरदस्ती के बदलाव की बजाय सहज प्राकृतिक रूपांतरण, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। आप खुद के दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाते हैं। खुद के दोस्त? हाँ, और जब आप खुद के दोस्त होते हैं, तभी आप बिना दबाव के, प्यार से अपनी कमजोरियों पर काम कर पाते हैं। बदलाव थोपा हुआ नहीं होता, अंदर से खिलता है। तो विरोधाभास ये है कि बदलने की कोशिश छोड़ने पर ही असली बदलाव शुरू होता है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है, खुद से दोस्ती करना। अच्छा, अगर हम खुद को स्वीकार कर लें, तो फिर दूसरों की उम्मीदों का क्या? समाज, परिवार, दोस्त, सबकी हमसे कुछ न कुछ अपेक्षाएं होती हैं। यहीं ओशो का तीसरा सूत्र आता है ना, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार मत जियो।
बिल्कुल, और ये शायद आज के युवाओं के लिए सबसे रेलेवेंट पॉइंट्स में से एक है। हम अक्सर अपनी जिंदगी का स्क्रिप्ट दूसरों की उम्मीदों के आधार पर लिखते हैं। माँ बाप क्या चाहते हैं, समाज क्या कहेगा, दोस्तों के बीच फिट होने के लिए क्या करना होगा। ओशो इसे गुलामी कहते थे, जिंदगी नहीं। उनका कहना था कि इस चक्कर में हम अपना असली चेहरा खो देते हैं, एक मुखौटा पहनकर जीते हैं, और ये मुखौटा हमें थका देता है क्योंकि ये हम हैं ही नहीं। लेकिन समाज में रहना है तो क्या आप दूसरों की बिल्कुल परवाह ना करें? ये थोड़ा स्वार्थी नहीं लगेगा? देखिए, ओशो स्वार्थी होने को नहीं कह रहे थे, बल्कि ऑथेंटिक होने को कह रहे थे। अपने अंदर की आवाज सुनने को, अपने दिल की पुकार पहचानने को। दूसरों की अपेक्षाएं एक अंतहीन सिलसिला है। आप एक पूरी करेंगे, दूसरी सामने आ जाएगी। ये लोगों को खुश करने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। सही बात है। ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपने सच के प्रति ईमानदार होना। हाँ, इसमें हिम्मत लगती है क्योंकि आपको भीड़ से अलग खड़ा होना पड़ सकता है, पर ओशो के अनुसार अपनी शर्तों पर जीना, भले ही अकेला चलना पड़े, वही एकमात्र सार्थक जीवन है। असली संतोष दूसरों की तालियों में नहीं, अपने सच में जीने से मिलता है। ऑथेंटिसिटी, अपनी सच्चाई से जीना, ये वाकई हिम्मत का काम है। अब बात करते हैं प्रेम की। ओशो के प्रेम पर विचार तो बहुत ही क्रांतिकारी माने जाते हैं। चौथा सूत्र है, प्रेम एक अवस्था है, व्यक्ति नहीं। इसका क्या मतलब है? हम तो यही समझते हैं कि प्रेम किसी व्यक्ति से होता है। हाँ, हमारी आम समझ यही है कि प्रेम एक रिश्ता है जो दो लोगों के बीच होता है। ओशो इस समझ को चुनौती देते हैं। उनका कहना था कि प्रेम कोई वस्तु या सीमित भावना नहीं है जो किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित हो। प्रेम आपकी चेतना की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, आपका स्वभाव है। जब आप प्रेम की अवस्था में होते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व प्रेममय हो जाता है। आप सिर्फ अपने पार्टनर से नहीं, बल्कि हर किसी से, पेड़ों से, पंछियों से, पूरी कायनात से प्रेम महसूस करते हैं। लेकिन रिश्तों में तो जेलसी, पोजेसिवनेस, ये सब आ ही जाता है। क्या वो प्रेम नहीं है फिर? ओशो के अनुसार वो प्रेम नहीं, बल्कि प्रेम के नाम पर डर, असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी और अहंकार यानी ईगो का खेल है। हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर अधिकार जताना चाहते हैं। है ना? हाँ, होता तो है। सच्चा प्रेम, ओशो कहते थे, आजादी देता है, बांधता नहीं। वो दूसरे व्यक्ति को उसके अपने स्वरूप में खिलने की जगह देता है। जब प्रेम आपकी अवस्था बन जाता है तो आप किसी एक व्यक्ति पर अपनी खुशी के लिए निर्भर नहीं रहते। आपकी खुशी का स्रोत आपके भीतर होता है और वो बाहर सब पर छलकती है। ये अनकंडीशनल लव के ज्यादा करीब है। ये तो रिलेशनशिप्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। प्रेम एक अवस्था, इस पे विचार करना होगा। अच्छा, इसी से जुड़ता हुआ अगला सूत्र है भीड़ से अलग चलने का साहस। 5वां सूत्र, भीड़ से अलग होने का साहस रखें। ओशो अक्सर कहते थे कि भीड़ हमेशा गलत होती है। ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? मतलब हमेशा कठोर लग सकता है, पर ओशो का इशारा समाज की सामूहिक बेहोशी, जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस होती है, उसकी तरफ था। उनका कहना था कि समाज औसत लोगों से बनता है और वो चाहता है कि सब औसत ही रहें, लीक पर चलें, कोई सवाल न करे। आप इतिहास देख लीजिए, जितने भी बड़े बदलाव या खोजें हुई हैं, चाहे वो विज्ञान में हो, कला में या अध्यात्म में, वो उन लोगों ने की है जिनमें भीड़ से अलग सोचने और चलने की हिम्मत थी। गैलीलियो, सुकरात, बुद्ध, आइंस्टाइन, ये सब अपनी सोच के कारण भीड़ के निशाने पर आए थे। तो इसका मतलब यह है कि हमें जानबूझकर समाज के नियमों को तोड़ना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए? नहीं, मतलब ये नहीं कि बेवजह विद्रोही बन जाए। मतलब ये है कि समाज के बनाए नियमों, विश्वासों, परंपराओं को आंख बंद करके ना अपनाएं। हर चीज को अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने कॉन्शियंस की कसौटी पर परखें। पूछें, क्या ये मेरे लिए सच है? क्या ये मेरे अनुभव से मेल खाता है? भीड़ में एक झूठी सुरक्षा का एहसास होता है, लगता है कि सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। लेकिन ये आपकी मौलिकता, आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी यूनिक पोटेंशियल को खत्म कर देता है। ओशो का आह्वान था, अपनी इंडिविजुअलिटी को खोजो और उसे जीने का साहस रखो, भले ही इसके लिए अकेले क्यों ना खड़ा होना पड़े। अपनी इंडिविजुअलिटी को जीना, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर इसमें जोखिम भी है। शायद इसीलिए ध्यान की जरूरत पड़ती है, अंदर से मजबूत होने के लिए। छठा सूत्र ध्यान पर ही है। ध्यान जीवन का आधार बनाएं। ओशो ने ध्यान पर बहुत जोर दिया, यहां तक कि नई ध्यान विधियां भी बनाई। क्यों? ऐसा क्या खास था? ओशो मानते थे कि आधुनिक इंसान का मन बहुत ज्यादा बेचैन है, तनावग्रस्त है
और दमित भावनाओं से भरा हुआ है। पुरानी ध्यान विधियां, जिनमें चुपचाप बैठ के ध्यान करना होता है, शायद आज के इंसान के लिए उतनी कारगर ना हो, क्योंकि मन इतना अशांत है कि सीधे शांत होना मुश्किल है। हाँ, बैठते हैं ध्यान करने और विचार और तेज हो जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने सक्रिय ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स इजाद की, जैसे डायनामिक मेडिटेशन। इनमें पहले शरीर और मन की दबी हुई ऊर्जा को निकालने का मौका मिलता है। इसमें कूदना, नाचना, चिल्लाना, रोना जैसी शारीरिक क्रियाएं शामिल हैं। यानी पहले अंदर की भड़ास निकालो, फिर शांति मिलेगी। ये तो बिल्कुल अलग अप्रोच है। हाँ, पहले कैथारसिस, फिर साइलेंस। ओशो का मानना था कि जब शरीर और मन का तनाव निकल जाता है, तब ध्यान में गहरा उतरना आसान हो जाता है। ध्यान का मूल तत्व वही है, साक्षी भाव। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना, उन्हें बिना जज किए देखना। जैसे आकाश में बादल। हाँ, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं। आप वो बादल नहीं, आप वो आकाश हैं जिसमें ये सब घट रहा है। ये जागरूकता आपको अपने मन के पैटर्न समझने में मदद करती है, और धीरे धीरे आप मन के गुलाम नहीं, मालिक बनने लगते हैं। ओशो के लिए ध्यान कोई पार्ट टाइम गतिविधि नहीं थी, बल्कि 24 घंटे की जागरूकता थी। 24 घंटे की जागरूकता, ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य लगता है। खैर, अच्छा, मन की उलझनों की बात हो रही है तो एक और चीज जो हमें बहुत परेशान करती है वो है अपराध बोध या गिल्ट। 7वां सूत्र इसी पर है, अपराध बोध और पश्चाताप से मुक्त हो जाओ। ओशो गिल्ट को इतना खतरनाक क्यों मानते थे? ओशो अपराध बोध को सबसे बड़ा आध्यात्मिक रोग, एक स्पिरिचुअल डिजीज मानते थे, जिसे धर्म और समाज ने इंसान के अंदर गहराई तक बैठा दिया है। ये पाप है, तुमने गलत किया, तुम बुरे हो, ये विचार इंसान के आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं, उसे कमजोर और डरा हुआ बना देते हैं। अपराध बोध अतीत में जीने का एक तरीका है। आप उस चीज के लिए खुद को सजा देते रहते हैं जो बीत चुकी है और जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमने वाकई कुछ गलत किया हो तो क्या हमें उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए, फील नहीं करना चाहिए? ओशो पश्चाताप यानी रिपेंटेंस और जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क करते थे। जिम्मेदारी का मतलब है अपनी गलती को स्वीकार करना, उससे सीखना और कोशिश करना कि वो दोबारा न हो। पश्चाताप का मतलब है उसी गलती पर अटके रहना, खुद को कोसते रहना, जो आपकी ऊर्जा बर्बाद करता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अच्छा, ओशो का तर्क था, आपने जो भी किया उस क्षण की अपनी समझ और जागरूकता के स्तर पर किया। अब अगर आपकी समझ बढ़ गई है तो आप अलग तरह से व्यवहार करेंगे। अतीत से सीखो, उसे पकड़कर मत बैठो, खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। जिंदगी गिल्ट में बर्बाद करने के लिए बहुत छोटी और कीमती है। खुद को माफ करना ये भी आसान नहीं होता कई बार। शायद जिंदगी को थोड़ी कम गंभीरता से लेना इसमें मदद कर सकता है। जैसा कि 8वां सूत्र कहता है, जीवन एक खेल है, गंभीरता छोड़ दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर जब जिंदगी में मुश्किलें हों। खेल कैसे? हाँ, पर ओशो का मतलब ये नहीं था कि लापरवाह हो जाओ या जिम्मेदारियां छोड़ दो। उनका मतलब था जीवन के प्रति अपने रवैये, अपने एटीट्यूड को बदलने का। हम जिंदगी को अक्सर एक बोझ की तरह ढोते हैं, हर चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, अपनी सफलताओं असफलताओं को अपनी ईगो से जोड़ लेते हैं। सही है। ओशो कहते थे, इसे एक खेल की तरह देखो। खेल में आप पूरी लगन से खेलते हो, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो, पर नतीजा चाहे जो भी हो, आप उसे व्यक्तिगत रूप से दिल पर नहीं लेते। खेल खत्म, बात खत्म। यानी डिटैचमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल, पूरी तरह शामिल रहो पर अनासक्त रहो, डिटैच्ड रहो। अपनी छोटी छोटी बातों, अपनी मैं को बहुत ज्यादा महत्व मत दो। अपनी गलतियों पर हंसना सीखो, अपनी असफलताओं पर मुस्कुराना सीखो। ओशो खुद बहुत मजाकिया थे और मानती थी कि हास्य यानी ह्यूमर और हंसी यानी लाफ्टर आध्यात्मिकता के बहुत करीब हैं। गंभीरता अक्सर अहंकार से पैदा होती है, जबकि खेल का भाव, प्लेफुलनेस, एक बच्चे जैसी निर्दोषता, इनोसेंस और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। ये आपको हल्का रखता है, तनाव मुक्त रखता है। हाँ, जो खुद पर हंस सकता है वो ज्यादा स्वतंत्र है। प्लेफुलनेस, इसे जीवन में लाना एक चुनौती है पर जरूरी लगता है। अच्छा, जीवन में एक और चीज है जिससे हम सब जूझते हैं, डर। 9वां सूत्र इसी पर है, डर को स्वीकार करो, भागो मत।
डर से भागना तो स्वाभाविक लगता है। ओशो स्वीकार करने को क्यों कह रहे हैं? ये तो काउंटर इंट्यूटिव है। क्योंकि ओशो मानते थे कि जिससे आप भागते हैं वो चीज आपका पीछा करती है और ज्यादा ताकतवर होती जाती है। डर एक भावना है और ज्यादातर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं। भविष्य की चिंताएं, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर वगैरह। हम इन डरों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, पर वो अंदर ही अंदर हमें खाते रहते हैं। ओशो का तरीका बिल्कुल उल्टा था। डर का सामना करो। सामना कैसे करें? क्या डर की वजह को खत्म करने की कोशिश करें? या वजह को समझना जरूरी है, हाँ, पर ओशो का जोर था डर की भावना को सीधे अनुभव करने पर। जब डर उठे तो उससे भागने या ध्यान बटाने की बजाय उसके साथ बैठो, उसे महसूस करो अपने शरीर में, अपनी सांसों में, उसे गौर से देखो बिना किसी कहानी या जजमेंट के। अच्छा। ओशो कहते थे डर अंधेरे की तरह है, आप उससे लड़ नहीं सकते, धक्का देकर भगा नहीं सकते, आपको बस जागरूकता का दिया जलाना होता है। जब आप डर को पूरी जागरूकता से देखते हैं तो आप पाते हैं कि अक्सर वो सिर्फ मन की एक छाया है, विचारों का एक जाल है, उसमें उतनी सच्चाई नहीं जितनी लगती थी। डर को स्वीकार करना और उसका सामना करना ही जागरूकता का दिया जलाना है, और जागरूकता के प्रकाश में डर टिक नहीं पाता। ये साहस की असली परिभाषा है, डर का होना नहीं बल्कि डर के बावजूद उसका सामना करना। डर के साथ बैठना ये सुनने में डरावना है, पर शायद यही रास्ता है उससे मुक्त होने का। और अब आते हैं आखिरी सूत्र पर, जो शायद सबसे गहरा और जीवन को सबसे ज्यादा बदलने वाला हो सकता है। 10वां सूत्र, मृत्यु को याद रखो जीवन को समझने के लिए। हम सब मौत से डरते हैं, उसकी बात करने से भी कतराते हैं। ओशो इसे याद रखने को क्यों कह रहे हैं? ये तो और डराएगा। शायद शुरू में डराए, लेकिन ओशो मानते थे कि मृत्यु जीवन की परम सच्चाई है, एकमात्र निश्चितता। जो जन्मा है वो मरेगा। इस सच्चाई से भागना या इसे नजरअंदाज करना मूर्खता है। जब हम मौत की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, उसे याद रखते हैं, तो ये हमारे जीने के ढंग को पूरी तरह बदल सकता है। अचानक जिंदगी की छोटी छोटी चीजें, फालतू की चिंताएं, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस सब बेमानी लगने लगते हैं। मतलब मौत का डर हमें सही तरह से जीना सिखा सकता है। ये पैराडॉक्स है। हाँ। मौत का बोध, अवेयरनेस ऑफ डेथ, जीवन में एक तीव्रता, एक इंटेंसिटी और प्रायोरिटी लाता है। जब आपको पता होता है कि समय सीमित है, तो आप हर पल को ज्यादा होशपूर्वक, ज्यादा पूरी तरह से जीना चाहते हैं। आप टालमटोल करना छोड़ देते हैं। आप वो काम करते हैं जो वाकई आपके लिए मायने रखते हैं, उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जिनसे आप सच में प्यार करते हैं। मृत्यु का स्मरण आपको वर्तमान क्षण में ले आता है। ओशो कहते थे कि मृत्यु जीवन का दुश्मन नहीं बल्कि सलाहकार है। वो हमें सिखाती है कि क्या सच में महत्वपूर्ण है और क्या सिर्फ कचरा है जिसे हमने इकट्ठा कर रखा है। जो मौत को गहराई से समझ लेता है वही जीवन को भी उसकी पूरी गहराई में जी सकता है। तो ये थे ओशो के 10 सूत्र। सुनने में काफी क्रांतिकारी, हमारी रोजमर्रा की सोच से बिल्कुल अलग। ऐसा लगता है जैसे ये हमें अपनी पूरी जिंदगी को नए सिरे से देखने की चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल। ये सूत्र आरामदायक नहीं है। ये हमारी मान्यताओं, हमारी आदतों, हमारे समाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हैं। ये हमें अपने अंदर गहराई से झांकने पर मजबूर करते हैं। इन्हें सिर्फ बौद्धिक स्तर पर समझना काफी नहीं है। इन्हें जीने के लिए हिम्मत, ईमानदारी और लगातार आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। और यहीं पर शायद असली सवाल उठता है। इन विचारों को जानना, समझना, इन पर बात करना एक बात है, पर इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना, अपनी कंडीशनिंग्स के खिलाफ जाना, क्या ये वाकई संभव है? समाज का दबाव, पुरानी आदतें, मन के पुराने पैटर्न्स, क्या ये हमें इतनी आसानी से बदलने देंगे? शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। ये सोचने वाली बात है कि इन सूत्रों को जानने के बाद कोई छोटा सा कदम क्या हो सकता है। शायद किसी एक सूत्र को चुनकर उस पर कुछ दिन ध्यान देना, या किसी मुश्किल स्थिति में इनमें से किसी एक विचार को याद करके अलग तरह से रिएक्ट करने की कोशिश करना। शायद बदलाव एक झटके में नहीं बल्कि ऐसे छोटे छोटे कदमों से ही आता है। ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।